हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आज हम रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन के बेसिकली दो लॉ हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के थे उसी तरह इसके भी दो लॉ हैं। और इसका जो दूसरा वाला लॉ है उसे स्नेल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि जो एक स्नेल नाम के वैज्ञानिक थे, डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को दिया था, तो उसके नाम पर इस लॉ को स्नेल लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे ये लिखा हुआ है हमने, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओबेज द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, लाइट ओबेज two laws of refraction which were given by the Dutch scientist Willebrord Snell. So they are known as Snell's law after his name. They are, ठीक है ना, तो उनके नाम के अनुसार दूसरे लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। तो पहला लॉ क्या है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए, ऑल लाई इन द सेम प्लेन का मतलब है कि हमारा यहाँ पे प्लेन क्या है, ब्लैक बोर्ड है, आपका प्लेन क्या है, नोटबुक है। ठीक है ना, तो ये जो है ये लाइन है, ये सरफेस है जो दो मीडिया को अलग करता है, बाउंड्री है। अब देखिए ये इंसिडेंट रे है और मान लीजिए ये एयर है और ये क्या है, ग्लास है। तो ये इसमें क्या होगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। और इसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए तीनों कहाँ पे है, इसी प्लेन में, ऐसा कोई नहीं है कि जो दूसरे प्लेन में हो, तो तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल लॉ था। ठीक, तो तीनों चीजें क्या है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, तीनों एक प्लेन में होंगी। जैसे यहाँ हमारा प्लेन ब्लैक बोर्ड है, आपका प्लेन नोटबुक है। ठीक है ना, कॉपी है जो आपकी नोट बनाने की। ठीक है, दूसरा जो बहुत पूर्ण इंपॉर्टेंट है, मतलब है कि लॉस, तो दूसरा लॉ जिसको हम स्नेल लॉ भी कहते हैं, तो वो क्या है, तो द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यानी कि जो इंसिडेंस एंगल है उसका साइन टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, है ना। तो जो रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, उसका साइन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। उसका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर द पेयर ऑफ गिवन मीडिया, मतलब किन्हीं दो दिए गए माध्यमों के लिए, जैसे कि एयर ग्लास हो सकता है, एयर वाटर हो सकता है। ठीक है ना, तो किन्हीं दिए हुए दो मीडियम के लिए, किन्हीं दिए हुए दो मीडियम के लिए, और लाइट जो होती है वो एक वर्डी होनी चाहिए, यूनिक कलर का होना चाहिए। ठीक है ना, एक कलर की लाइट होनी चाहिए। जैसे कि लाइट में 7 कलर्स होते हैं, तो उन 7 कलर्स में एक कलर की लाइट होनी चाहिए, एक तरंगदैर्घ्य की लाइट होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स की जो वेवलेंथ होती है एक तरह से वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो उनका रेशियो, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sign of the angle of refraction r is constant for the pair of given media। मैथमेटिकली क्या कहते हैं, देखिए साइन i मतलब i क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन r मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट चीज आती है। ठीक है ना, इसे हम स्नेल लॉ भी कहते हैं। और उस कांस्टेंट को हम 1 म्यू 2 से क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू एक ग्रीक लेटर है, क्या है, एक ग्रीक लेटर है जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, जो कांस्टेंट चीज है इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए म्यू लेटर होता है, या आपका एन, कभी कभी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप फ्री है, चाहे इससे रिप्रेजेंट करिए चाहे इससे। तो ये जो दोनों मीडियम में, पहले मीडियम के एंगल का जो साइन है, दूसरे मीडियम के एंगल के साइन का रेशियो जो है कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को उन्होंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। यानी उन्होंने कहा कि जो सेकेंड मीडियम, यानी कि जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
इस रेशियो जो आता है, ये जो कांस्टेंट चीज आती है, इस कांस्टेंट चीज को उन्होंने कहा है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका है जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट होती है, यानी कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग डिटेल में और भी आगे पढ़ेंगे, अभी भी उसकी डिफिनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या पता चलता है, ठीक है ना। आगे चर्चा करेंगे। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो उसे हम रेयर मीडियम कहते हैं। एक तो मीडियम की पहचान होती है डेंस या रेयर स्पीड ऑफ लाइट से, और एक होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा वो डेंस है, जिसका कम है वो रेयर होता है, ठीक है ना। तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। दो लॉज हैं जो अक्सर जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए साइन आई साइन आर, ये कांस्टेंट चीज है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अभी इसे लिख देता हूं, ठीक है ना। चलिए, और इस तरह से अगर होता है कहीं 2μ1, तो इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ठीक है ना। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे 1μ2 या 2μ1 है ना, को जो म्यू है वो एक ग्रीक लेटर है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, या आप स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, यहाँ पे लिखेंगे कि दी कांस्टेंट, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the second medium with respect to first medium, ठीक है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या कहेंगे इसको, फर्स्ट मीडियम, ठीक है ना। तो म्यू एक क्या है, ग्रीक लेटर है, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। या इसको अगर हम इस तरह से लिखें तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to second medium, with respect to second medium, ठीक है ना, with respect to second medium, ठीक। अब हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, तो उसी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो है डिफिनीशन भी आएगी, ठीक है। तो चलिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनीशन क्या होती है और उसका यूनिट क्या होती है उसको भी देख लिया जाए, ठीक। तो हेडिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पढ़ते हैं जो डिफिनीशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जो स्नेल रूल के हिसाब से है। एक डिफिनीशन और है जो हम उसको रिलेट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट से। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट से कैसे रिलेटेड है, और यहाँ पे हम लोग जो स्नेल का रूल है उससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनीशन क्या देते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कहने का मतलब यह है कि जैसे ये है तो ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम। तो लाइट जिसमें रिफ्लेक्ट होती है,
लाइट जिसमें भी रिफ्रैक्ट होगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का होगा। तो देखिए लाइट जो है रिफ्रैक्ट इस मीडियम में हो रही है ना, तो इसी मीडियम का रिफ्रैक्शन हो एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाता है। अगर लाइट सेकेंड से फर्स्ट मीडियम में होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का होगा, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, इंसिडेंट इन द फर्स्ट मीडियम, यानी कि पहले मीडियम का जो ये एंगल है, ठीक है ना, टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकेंड मीडियम, तो सेकेंड मीडियम के एंगल का साइन, साइन जिसको हिंदी में जया कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में वो वर्ड आप सुनेंगे। तो फर्स्ट मीडियम में एंगल का साइन और सेकेंड मीडियम में एंगल के साइन का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जिसको इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और यही स्नेल का सेकेंड रूल भी है, ठीक है। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक डिफिनीशन ये है, एक और आगे आएगी जो हम लोग लाइट के वेलोसिटी से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। और इसकी यूनिट क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट एज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, बिकॉज कि ये एक ही राशियों का, एक ही क्वांटिटीज का जो है रेशियो होता है। देखिए ऊपर भी एंगल है, नीचे भी एंगल है, तो सेम राशियों का ये जो है अनुपात होता है, सिमिलर क्वांटिटीज का ये रेशियो होता है, इसीलिए इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है। जैसा हमने लीनियर मैग्निफिकेशन में देखा था ना कि वो सेम राशियों का अनुपात होता है, इसीलिए उसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट एज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है ना। ऊपर भी एंगल नीचे भी एंगल, अगर इसकी यूनिट होगी इसकी भी यूनिट होगी, दोनों क्या हो जाएगी, सेम राशि सेम यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक डिफिनीशन है जो स्नेल जो लॉ है, यानी कि रिफ्रैक्शन का जो सेकंड रूल है वहां से लिया गया है, ठीक। तो ये किसी मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है और उसका लिया जाता है जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है ना। तो दूसरे मीडियम का हमेशा लिया जाए, अगर लाइट दूसरे मीडियम से फर्स्ट में आएगी तो ये फर्स्ट का लिया जाएगा, ठीक है ना, यानी तब उसको ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। ये चलिए अब हम कुछ थोड़ा सा नोटिंग पॉइंट लिखते हैं कि रिफ्रैक्शन की घटना में क्या क्या चीज नहीं होता है, क्या क्या चीज बदल जाता है और क्या चीज कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। देखिए कि रिफ्रैक्शन जब भी होता है तो स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन कांस्टेंट। क्या होती है, रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जब भी रिफ्रैक्शन की घटना में है, रिफ्रैक्शन की जब भी घटना होती है तो क्या होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो चेंज हो जाती है, वेवलेंथ लाइट की चेंज हो जाती है, इंटेंसिटी लाइट की चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की वो अनचेंज होती है। वो मीडियम में नहीं डिपेंड करती है, वो सोर्स ऑफ लाइट, जिस सोर्स से लाइट चल रही है उसकी उस पर डिपेंड करती है। सोर्स चेंज करेंगे तभी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अगर सोर्स चेंज नहीं करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, चाहे लाइट किसी भी मीडियम में जा रही हो, ठीक है ना। तो देखिए हमने देखा था कि स्पीड जो लाइट की हर मीडियम में अलग अलग होती थी, स्पीड की लाइट की चेंज हो जाएगी, लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, अभी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी हम एक रिलेशन देखेंगे उससे वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है इसलिए वो नहीं चेंज। इंटेंसिटी क्यों चेंज हो जाती है हमने वहाँ पे बताया नहीं था, लेकिन एक चीज़ है कि दिखाया नहीं जाता है कि जैसे कि पहले मीडियम से जो लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है ना, इस पे जो बाउंड्री होती है, तो इस पार्शली जो है ये रिफ्लेक्ट भी हो जाती है और पार्शली रिफ्रैक्ट होती है। तो इसका मतलब अधिकांश भाग तो रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ भाग जो है रिफ्रैक्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पे तो लाइट 100% आती है, लेकिन मान लीजिए 50% इधर चली गई तो 50% इधर आएगी, तो लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है,
चेंज हो जाती है, और इस मीडियम में आने के बाद उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो भी कम हो जाती है। वेवलेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो क्या क्या चीज बदल जाता है? स्पीड, लाइट की स्पीड, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, और क्या अनचेंज होता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? क्या अनचेंज होता है? फ्रीक्वेंसी। तो चलिए, क्या है, हमने क्या बताया था कि यहाँ पे हम उस बात को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इन द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन की घटना में स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंजेस बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी ही केवल नहीं बदलती है, बाकी इंटेंसिटी, रिफ्रैक्शन, स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ सब चेंज हो जाती है। तो इंटेंसिटी क्यों नहीं बदलती है? तो हमने बताया था कि रिफ्रैक्शन की घटना में रिफ्लेक्शन भी होता है, तो लाइट का कुछ पोर्शन तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ ही पोर्शन रिफ्रैक्शन में आता है, इसलिए इंटेंसिटी वहाँ पे कम हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होती है? तो बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, मतलब सोर्स ऑफ लाइट, सो इट डज नॉट चेंज ऑन रिफ्रैक्शन। यहाँ पे लिख सकते हैं, सो it does not change on refraction। ये रिफ्रैक्शन पे चेंज नहीं होती है। ठीक है ना? देखिए, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा साउंड में, यानी जब हम वेव 9th क्लास में ऐसा पढ़ा होगा कि साउंड वाले चैप्टर में, कि जो साउंड की वेलोसिटी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ से कैसे रिलेटेड होती है। तो उसी तरह से द स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम v कह लें या c से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ v रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ s, मतलब v इक्वल टू f लैम्डा, इससे रिलेटेड होगी। याद करिएगा, आपने को 9th में पढ़ा होगा। तो चूंकि यहाँ पे f कांस्टेंट है, तो जब f कांस्टेंट हो तो लैम्डा v के क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब अगर स्पीड किसी मीडियम में बढ़ रही है तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा, अगर किसी मीडियम में स्पीड घट रही है तो वेवलेंथ भी घटेगा। ठीक है ना? तो जानते हैं कि डेंजर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी। रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी। तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी उसी मीडियम में वेवलेंथ भी लाइट की इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी अनचेंज होगी, लेकिन इंटेंसिटी भी क्या होती? चेंज होती है, वो घट जाती है। ठीक है ना? तो ये कुछ है उस रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म थे, उससे जुड़ी हुई बातें हैं जिसको हमने बताई, और हमारा जो मेन मुद्दा आज था वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन था। ठीक है? तो आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है ना? अब कल के वीडियो लेक्चर में, जो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लाइट की स्पीड से कैसे रिलेटेड है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। ठीक है ना? जिसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक या सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक का रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे स्पीड की लाइट से, लाइट की स्पीड से। ठीक है ना? तो लाइट की स्पीड से रिलेट किया जाएगा हम लोग किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है? तो चलिए, आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।